नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 76% से अधिक मतदान दर्ज हुआ। विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के साथ ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार जोरों पर। कोविड के बढ़ते मरीजों की संख्या पर नियंत्रण के लिए कल से देश भर में टीका उत्सव आयोजित किया जाएगा। देश में कोविड टीकाकरण अभियान में 10 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लागू। राजस्थान सरकार ने कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 9 शहरों में 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू लगाया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक बार फिर किसानों से उनका विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की। विश्व होम्योपैथी दिवस पर दिल्ली में 2 दिन की वैज्ञानिक संगोष्ठी आज शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 10 लोग मारे गए। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से और हॉकी में ब्यूनस आयर्स में एफआईएच प्रो लीग मैच में कल भारत का मुकाबला ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना से। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में शाम 5 बजे तक 76.16% मतदान रिकॉर्ड किया गया। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 44 निर्वाचन क्षेत्रों में 15,940 मतदान केंद्रों में आज वोट डाले गए। आयोग ने विशेष प्रेक्षक की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि कूच बिहार में शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र संख्या 126 पर हिंसा की घटना की खबर मिली है। निर्वाचन आयोग ने इस केंद्र पर मतदान स्थगित कर दिया है। शेष 15,939 केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। एक केंद्र पर पुनर्मतदान के आदेश दिए गए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों की कड़ी निगरानी के साथ आधे से अधिक मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग भी की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने निर्भय होकर मतदान करने के लिए मतदाताओं और सभी संबद्ध पक्षों का आभार प्रकट किया है। आयोग ने विशेषकर दिव्यांगजनों, बुजुर्गों और सैन्य बलों में कार्यरत मतदाताओं के कोविड व्यवहार अनुपालन के लिए कृतज्ञता प्रकट की है। ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से। हेलो मानस, आज दिन भर का मतदान कैसा रहा? देखिए, आज अलीपुरद्वार जिले में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। यहाँ कुल 5 सीट है और 5 सीटों के लिए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। सुबह एक पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम में टेक्निकल खराबी की बात आई, लेकिन उसके बाद ही तुरंत ईवीएम मशीन को बदल दिया गया और कहीं से भी कोई ऐसे अप्रिय घटना की खबर नहीं है। यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा गया, जैसे थर्मल स्कैनिंग हो, मतदाताओं का फेस मास्क पहनना हो या हैंड ग्लोव से वोटिंग करना हो, ऐसे सारे नियमों का पालन किया गया। लेकिन अलीपुरद्वार से सटा हुआ कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में 2 ऐसे अप्रिय वारदात हुए आज, जहाँ पे 5 लोगों की 2 अलग अलग घटना में 5 लोगों की जान गंवानी पड़ी। इसके अलावा कूच बिहार जिले से भी कहीं और अप्रिय घटना की खबर नहीं है। कुल मिलाकर उत्तरी बंगाल में अलीपुरद्वार में बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कूच बिहार जिले में ये 2 घटना घटी और यहाँ आज खासकर महिला और युवा मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार चरम पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेता धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के नेतृत्व में केंद्र सरकार पर गैस, पेट्रोल, डीजल की मूल्य वृद्धि के साथ साथ केंद्र सरकार के उपक्रमों के बड़ी संख्या में विनिवेश की आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है, जिसे पश्चिम बंगाल के लोगों ने महसूस किया है।
नदिया जिले में एक रैली में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों के अनुसार राज्य में शांतिपूर्ण राजनीतिक माहौल बनाने तथा भ्रष्टाचार और घुसपैठ रोकने के नए युग का सूत्रपात करेगी। श्री मोदी ने विश्वास दिलाया कि शीतलकुची घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले सिलीगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में पहले 3 चरण के भारी मतदान के संकेत से मिलता है कि भाजपा के पक्ष में मतदान हुआ है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना जिले में आज 3 रैलियां की। शीतलकुची में 4 लोगों की मृत्यु की घटना पर केंद्रीय बलों की भूमिका पर उन्होंने रोष प्रकट किया। सुश्री बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बल दुश्मन नहीं है, बल्कि ये गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से शांत रहने की अपील की। बनगांव में एक जनसभा में कूच बिहार में गोलीबारी की घटना पर ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का विरोध किया। उन्होंने राज्य की पुलिस की भूमिका पर भी असंतोष प्रकट किया। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करने को कहा है। आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर राजनीतिक नेताओं द्वारा सुरक्षित दूरी रखने और मास्क पहनने जैसे दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। सभी राजनीतिक दलों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि कोविड दिशा निर्देशों के उल्लंघन की घटनाएं संज्ञान में आई हैं। कोविड दिशा निर्देशों की अवहेलना करने से उम्मीदवारों के साथ साथ आम जनता के भी संक्रमण की चपेट में आने का गंभीर खतरा है। कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से आ रही बढ़ोतरी से निपटने के लिए देश भर में कल से टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 14 अप्रैल तक लोगों को टीका लगाने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। एक रिपोर्ट। देश में कोरोना के मामले बीते कुछ दिनों से बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे बड़ी तादाद में आगे आकर कोविड टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाने में वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों की मदद करें जो टीके के लिए योग्य घोषित किए गए हैं। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। जीरो वेस्टेज तय करें। हम 3-4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज हो, वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। योग्य घोषित किए गए लोग कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप की सहायता से भी टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा वे टीकाकरण केंद्रों पर भी जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को रोकने के लिए लोगों से अपील है कि वे टीकाकरण के लिए आगे आएं और बेहिचक टीका लगवाएं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान टीका उत्सव में भाग लेने और कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन सख्ती से करें। नारी शक्ति पुरस्कार विजेता रोमा देवी ने लोगों से 14 अप्रैल तक टीकाकरण अभियान में सहयोग करने की अपील की है। आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगी कि इस अभियान में आप सभी सहयोग दें। ये अभियान ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करवाने, टीकाकरण के बाद भी मास्क पहने, व्यक्तिगत स्वच्छता और कोविड के प्रोटोकॉल की पालना करने पर केंद्रित है। कृपया आप सभी कोविड से बचाव हेतु सारे एहतियात बरतें। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कल एक ही दिन में 12,787 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 48 लोगों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे शहरों में तेजी से फैल रहा है। राजधानी लखनऊ में संक्रमण के 4,000 से अधिक नए मामले दर्ज हुए और 23 लोगों की मौत हो गई।
राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 58,801 है, जिनमें से 16,000 से अधिक मरीज केवल लखनऊ में हैं। इस बीच जिला अधिकारियों ने राज्य के कुछ और जिलों में रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। अत्यधिक आबादी वाले शहरों में पहले से ही रात का कर्फ्यू लागू है। अब 2 स्तरीय शहर भी रात्रि कर्फ्यू के दायरे में आ रहे हैं। इन शहरों में जौनपुर, मुरादाबाद और बाराबंकी जैसे शहर शामिल हैं, जहां आज से रात्रि कर्फ्यू लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर राज्य के धमतरी, रायगढ़ और कोरबा जिलों में भी पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले रायपुर सहित 8 जिलों में लॉकडाउन लागू करने के आदेश पहले से ही जारी किए जा चुके हैं। इसके साथ ही कुल 11 जिलों में लॉकडाउन लागू है। राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद जिलों में आज शाम से लॉकडाउन शुरू हो गया है, जबकि जशपुर, कोरिया और बालोदा बाजार जिलों में रविवार से लॉकडाउन लगना शुरू होगा। रायपुर और पड़ोसी दुर्ग जिले में लॉकडाउन पहले से ही प्रभावी है। धमतरी और कोरबा में 12 अप्रैल और रायगढ़ में 14 अप्रैल से लॉकडाउन लागू होगा। राज्य के महासमुंद में शहरी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जनजातीय बस्तर जिले में भी रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक 38 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में इस समय 3,000 से अधिक केंद्रों में कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक छत्तीसगढ़ में 27% हेल्थ केयर वर्करों, 84% फ्रंटलाइन वर्कर और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 43% लोगों को कोविड टीके की प्रथम डोज दी जा चुकी है। इस बीच राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि कोरोना टेस्ट कराते समय वे अपने बारे में सही जानकारी दें, ताकि पॉजिटिव आने की स्थिति में उनका इलाज तत्काल शुरू किया जा सके। सरकार ने यह भी कहा है कि जानकारी या सही जानकारी नहीं देने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज की जाएगी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 77,000 से अधिक लोगों का विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य के सभी शहरों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्णबंदी लागू की गई है। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जयपुर सहित 9 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया है। ये शहर हैं अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और आबू रोड। बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 7 बजे बंद हो जाएंगे। वहीं उदयपुर में शाम 6 बजे से कर्फ्यू लगाया गया है। वहां शाम 5 बजे बाजार और प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे। कर्फ्यू 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। महाराष्ट्र में शुक्रवार से सोमवार तक रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक सप्ताहांत का लॉकडाउन चल रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार से बड़ी संख्या में कोविड जांच कराने को कहा है। उन्होंने कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने पर जोर दिया और कहा कि कोविड मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर उन्हें पृथकवास में रखना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में टीके की कमी को दूर करने के लिए राज्य में 15,63,000 टीकों की खुराक मौजूद है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे के साथ बात की है और उनसे राज्य के विभिन्न हिस्सों में टीकों को बेहतर तरीके से वितरित करने का आग्रह किया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 1,121 वेंटिलेटर्स महाराष्ट्र में अगले 3 दिनों में भेजे जाएंगे। उन्होंने राज्य सरकार को आश्वासन दिया कि केंद्र ऑक्सीजन की आपूर्ति में सहायता करेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि अगले 15 दिन पुणे जिले के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उन्होंने सभी से वायरस की श्रृंखला को तोड़ने की दिशा में काम करने की अपील की। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने देहरादून में रात का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और हल्द्वानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। केरल में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि जारी है। आज 6,194 नए मामलों की पुष्टि हुई। एक रिपोर्ट। केरल में इस समय कोविड मरीजों की संख्या 39,778 है।
आज 17 मरीजों की मृत्यु के साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 4,767 हो गई है। इस बीच केरल विधानसभा के अध्यक्ष पी रामाकृष्णन आज पॉजिटिव पाए गए। उन्हें तिरुवनंतपुरम में निगरानी में रखा गया है। कोविड मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज कोझिकोड में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में कोविड दिशा निर्देशों के पालन को और सख्त बनाने पर जोर दिया गया। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना महामारी से निपटने और टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य में क्रशिंग द कर्व नामक अभियान शुरू किया। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अतहर सईद। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 76% से अधिक मतदान दर्ज हुआ। विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के साथ ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार जोरों पर। कोविड के बढ़ते मरीजों की संख्या पर नियंत्रण के लिए कल से देश भर में टीका उत्सव आयोजित किया जाएगा। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान में 10 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में 8 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लागू। राजस्थान सरकार ने कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 9 शहरों में 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू लगाया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक बार फिर किसानों से उनका विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की। विश्व होम्योपैथी दिवस पर दिल्ली में 2 दिन की वैज्ञानिक संगोष्ठी आज से शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 10 लोग मारे गए। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से जारी और हॉकी में ब्यूनस आयर्स में एफआईएच प्रो लीग मैच में कल भारत का मुकाबला ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना से। भारत में 10 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने का नया कीर्तिमान बना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 85 दिन में 10 करोड़ से अधिक टीके लगाने वाला भारत पहला देश है। इस वर्ष 16 जनवरी को देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। अमेरिका में 85 दिन में 9 करोड़ 20 लाख और चीन में इस अवधि में 6 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर एक बार फिर किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की है। आज नई दिल्ली में श्री तोमर ने कहा कि सरकार दिल्ली की सीमाओं के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत जारी रखने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि कई किसान संगठन, अर्थशास्त्री और विभिन्न क्षेत्रों के लोग कृषि विधेयकों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलनकारी किसानों के साथ 11 दौर की वार्ता कर चुकी है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार 3 नए कृषि कानूनों के बारे में संदेह दूर करने के लिए तैयार है। किसान संगठनों को कहना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़ें। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। वो अपना प्रस्ताव लेकर आएं। हम लोग मिल बैठकर चर्चा करेंगे और मुद्दों का समाधान करें। आज कोविड का संकट भी है और इतनी बड़ी भारी भीड़ में लोग बैठे हुए हैं। इस धरने के कारण, रास्ता जाम के कारण दूसरे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। वो भी परेशानी भुगत रहे हैं और इसलिए हमको यूनियंस को बड़े मन से विचार करके आंदोलन को स्थगित करना चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आधुनिक दवाओं के साथ समन्वय से होम्योपैथी देश की स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नई दिल्ली में होम्योपैथी संपूर्ण औषधि की दिशा विषय पर संगोष्ठी में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रचलित होम्योपैथी में सुनियोजित और व्यापक अनुसंधान के जरिए विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड के उपचार में आयुष दवाओं का भी समन्वित तरीके से उपयोग किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आयुष औषधियों को महत्व दिया गया है।
National Health Policy of India recognizes the need to nurture Ayush systems of medicine through the development of infrastructural facilities of teaching institutions, improving quality control of drugs, capacity building of institutions as well as professionals, and generating quality research evidence. As a result of the intervention of the Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Ayush, use of Ayush systems of medicine was permitted for COVID-19 in an integrated manner in designated COVID treatment centers, and this has in turn provided encouraging results. संगोष्ठी में प्रतिभागी रूपल सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि होम्योपैथी पर आयोजित इस संगोष्ठी में डॉक्टरों को अत्याधुनिक तौर तरीकों को अपनाने में सहायता मिलेगी और मरीजों को भी लाभ होगा। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझे मेडिकल फील्ड से जुड़े विशेषज्ञों को सुनने का मौका मिला, जिससे मुझे भविष्य में अपनाई जा सकने वाली आधुनिक तकनीकों को समझने का अवसर मिला। साथ ही मैं यह भी जान पाई कि बीमारियों को ठीक करने के लिए अलग अलग चिकित्सा प्रणालियों को अपनाने से मरीजों को बेहतर इलाज दिया जा सकता है। अलग अलग चिकित्सा प्रणालियों के उपयोग से कारगर और सुरक्षित दवाइयां बनाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 10 श्रद्धालु मारे गए और 7 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना उस समय हुई जब इन श्रद्धालुओं को ले जा रहा एक ट्रक गहरे खड्ड में जा गिरा। सभी श्रद्धालु आगरा के हैं और वे लखना मंदिर जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर हैं। बचाव कार्य जारी है। दुर्घटना में घायल लोगों को इटावा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वे उत्तर प्रदेश के इटावा में हुई सड़क दुर्घटना के दुखद समाचार से आहत हैं। एक ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा कि स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में लगा है। उन्होंने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री अमित शाह ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और नीदरलैंड्स ने पानी के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय व्यापार सुगम बनाने के लिए फास्ट ट्रैक प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक डिजिटल प्रशासन जैसे नए क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ कल वर्चुअल शिखर बैठक में श्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण एक समान है। हमारे संबंध डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जैसी शेयर्ड वैल्यूज पर आधारित है। क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पैंडेमिक्स जैसी वैश्विक चुनौतियों पर हमारी अप्रोच एक समान है। इंडो पैसिफिक रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स और ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस जैसे नए क्षेत्रों में भी हमारे बीच कन्वर्जेंस बन रहा है। आज हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर से इस सिलसिले को एक नया आयाम देंगे। भारत और चीन ने वर्तमान समझौतों और नियमों के तहत बकाया मामलों को तेजी से निपटाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देश सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। लद्दाख के चुशुल मोल्दो सीमा पर भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की कल 11वें दौर की वार्ता हुई। दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा क्षेत्र में विवादास्पद स्थानों से सेनाओं को हटाने के बारे में भी विचार विमर्श किया। वार्ता के दौरान दोनों देशों ने विवादास्पद इलाकों से पूर्ण रूप से सेना को हटाने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों ने शेष मुद्दों पर अपने अपने देश के नेताओं से निर्देश लेने, वार्ता की प्रक्रिया जारी रखने और दोनों देशों को मान्य समाधान पर शीघ्रता से काम करने पर सहमति व्यक्त की। झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा इलाके में नक्सलियों के हमले को आज पुलिस ने विफल कर दिया और 7 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। माओवादी गतिविधियों का सुराग मिलने पर पुलिस ने जंगल में तलाशी अभियान शुरू किया। नक्सलियों के पास से 2 स्वदेशी राइफल और गोलियां तथा 11 मोबाइल फोन बरामद किए गए।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग जिलों में आज शाम आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में 7 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने कहा है कि हादीपोरा, शोपियां और अनंतनाग में सेमथान बिजबेहरा इलाके में आतंकवादियों के होने का सुराग मिलने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान में लगे सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी करने पर मुठभेड़ शुरू हुई। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे मैच में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कल चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन FIH के प्रो लीग मैच में कल ब्यूनस आयर्स में भारत का मुकाबला ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। भारत 6 मैचों में 6 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। भारत ने 2 मैच जीते हैं और 2 ड्रॉ रहे हैं, जबकि 2 अन्य में उसे पराजय का सामना करना पड़ा है। वहीं विश्व चैंपियन बेल्जियम पहले स्थान पर है। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संगीत सभाओं के साथ साथ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनका गायन हमेशा से लोगों के मन मस्तिष्क को प्रफुल्लित करता रहा है। आइए सुनते हैं उनका गायन। तेरी माई आज शुभ मंगल गाओ, शुभ मंगल गाओ। सिक्किम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अगले वर्ष मार्च तक सभी घरों में नल पाइप से जल पहुंचा दिया जाएगा। राज्य में अभी तक 1,05,000 घर हैं, जिनमें से 81% घरों में पाइप के जरिए पानी पहुंचा दिया गया है। वर्ष 2020-21 में करीब 10,300 घरों में पानी के कनेक्शन दिए गए। जल शक्ति मंत्रालय का कहना है कि सिक्किम और त्रिपुरा ने पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को आज वार्षिक ग्रामीण कार्य योजना की जानकारी दी। त्रिपुरा के लगभग 8 लाख ग्रामीण घरों में से 27% घरों में नल का जल उपलब्ध करा दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि त्रिपुरा में भी वर्ष 2023 तक सभी ग्रामीण घरों में ये सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। पर्यटन मंत्रालय श्रीनगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कल से 3 दिन का व्यापक कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका मुख्य विषय जम्मू कश्मीर की पर्यटन क्षमता का फायदा उठाना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल इस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पर्यटन मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग, भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ, फिक्की तथा इंडियन गोल्फ टूरिज्म एसोसिएशन के सहयोग से कर रहा है। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर की पर्यटन संबंधी असीम संभावनाओं का प्रदर्शन और विकास करना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 76% से अधिक मतदान दर्ज हुआ। विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के साथ ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार जोरों पर। कोविड के बढ़ते मरीजों की संख्या पर नियंत्रण के लिए कल से देश भर में टीका उत्सव आयोजित किया जाएगा। देश में कोविड टीकाकरण अभियान में 10 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लागू। राजस्थान सरकार ने कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 9 शहरों में 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू लगाया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक बार फिर किसानों से उनका विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की। विश्व होम्योपैथी दिवस पर दिल्ली में 2 दिन की वैज्ञानिक संगोष्ठी आज शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 10 लोग मारे गए।
आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से जारी और हॉकी में ब्यूनस आयर्स में FIH प्रो लीग मैच में कल भारत का मुकाबला ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।